जैसा कि आपको पता है यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है, जो हम रीड करके लगभग ख़त्म कर चुके हैं। थोड़े से पेज रह गए हैं, 590 तक कर चुके हैं पेज नंबर। आज यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में डाले भी हैं इसका थोड़ा सा, लेकिन फिर से क्योंकि उसमें थोड़ी आवाज़ आने लगी है दूसरी। तो लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। टॉपिक है अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुटी संदिग्ध फूटा वह। ये देखिए सामने है आपके, तो उसके आगे से देखिए, दोबारा से देख लीजिए। अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा वह। युग बाड़ी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद, जितने आंदोलन उठे, सबका समावेश किया गया। इस नानावादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उनके नामों को निर्देश न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। इस संबंध में प्राय जितनी वाद, जितने आंदोलन उठे हैं, सबका समावेश किया गया है। इस नानावादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उसके नामों को निर्देश न करके उसके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता है। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य की एक रूढ़ी वर्शिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यक्ति ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेष को सर्वथा व्यस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का स्थान ही भी मनुष्य की स्थायी अंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान के विषय स्थिति से शुद्ध कर्म में तात्पर्य मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जागे रहते हैं। कर्म में रात मानुष के मन में सफलता की आशा, अनुमति, भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाषा, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये व्यवहारिक है, अर्थ साधना की प्रक्रिया के से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगिता माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्म काल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह है कि जिन मन के, किसके बारे में बोल रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत जी को। सारांश यह है कि जिस मन के भीतर कवि ने इस भाव का अवस्थान किया है वह कर्म का मन है। इस मन में कवि यदि लोक कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्म क्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र दृष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है, उसका तो सामूहिकता ही निजत्व धन है।
क्या करें, सामूहिकता ही निजत धन है, राजा किसके लिए है, तो पंत जी के। पंत जी लिखते हैं, कौन, इस किसकी किताब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बनते हैं। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ता है। तो ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके एक एक कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। वहीं वह गत संस्कृति के गरल धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है। वहीं कहीं मध्य वर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक तथा श्रमजीवियों को लोक क्रांति का अग्रदूत और नव्य सभ्यता का उन्नायक कहा रहा है, और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री जात की यह दशा सूचित कर रहा है। आगे कविता। पशुबल से कर जन शासित जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली अधिकृत, अपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गई तिरोहित। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। तो अगर पूछा जाए पंत जी गांधीवाद है तो हाँ, ऐसा प्रतीक होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की। तो समाजवाद का पसंद है लोक व्यवस्था के लिए, और व्यक्तिवाद गांधीवाद के लिए। यानी व्यक्तिगत बात करें तो गांधीवाद, और समाज के लिए बात करें तो लोक व्यवस्था के लिए। ये किसको लिखता, पंत जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी किताब में अंकित किए हैं। तो आगे देखिए, पढ़ित है, मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यता में पढ़ित है। मनुष्य की मनुष्यता में पढ़ित है, किसके लिए बोले हैं, तो आचार्य रामचंद्र जी का कथन है पंत जी के लिए। पंत की पंक्ति है, दुर्बलता में शोभित मनुष्यता सुरत्व से दुर्लभ है। ध्यान से देखिए, दुर्बलता से शोभित मनुष्यता सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण, ये अलग पंक्ति उठा के दे सकता है, तो आप आराम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और किसका है, तो पंत जी का है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना असंभव की बड़ी भारी अवधि है। से देता है, किसकी है, कहाँ से लिया गया है, तो कौन कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं पंत के बारे में। किसके बारे में, तो पंत जी के। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवपन में दोष है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने में फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवतापन में दोष है, पर उन्हें दोषों की रगड़ खाकर मजता है, शुद्ध होता है। दोषों से रगड़ खाकर मजता है और शुद्ध होता है। उन्हीं दोषों से रगड़ खाकर मजता है और शुद्ध होता है। कविता देखिए, व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन, प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन। सीमाएं आदर्श सकल सीमा विहीन यह जीवन, दोषों से ही दोष शुद्ध मिट्टी का मानवपन। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की, पर उनका चिंतन स्वतंत्र रखा है। ग्रहण तो किया और चिंतन स्वतंत्र। इसके कौन, तो पंत जी। समाजवाद संघवाद कम्युनिज्म, संघवाद को कहते हैं कम्युनिज्म, के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से वह परम तत्ववादी है।
आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाले तत्व वह दोनों से परे बताता है। देखिए कविता। आत्मा ओ भूतों में स्थापित करता कौन सम तत्व, बहिरंतर आत्मा भूतों से है अतीत वह तत्व। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, व्यक्ति विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। यह परमात्पर भाव कवि की वर्तमान काव्य दृष्टि के कहाँ तक मेल में है यह दूसरी बात है, पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामाजिक आंदोलन प्रायः एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरे सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, तब उनके जीवन आगामी भाव संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूझ रही है वह निराधार सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंत जी आंदोलन के लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्राकृतिक स्वरूप को लेकर चलें, उसके भीतर लोक मंगल की भावना अव्यवस्थन करें। इसके लिए पंत जी के लिए जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचारने का साहस दिखाया। सामने खुले हुए रूपात्मा व्यक्त जगत से ही भावनाएं प्राप्त होती हैं, रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। युगवाणी में नरजीवन पर ही विशेष रूप से सृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का रूप भी आया, जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ा है। वही बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर कैसे रह सकता है कोमल मानुष कलेवर। मानवता के व्यापक संबंध अनुभूति के प्रभाव से दो लड़कों में कवि को पासी के दो नंगे धड़ंगे बच्चे प्यारे लगे हैं, जो देखिए जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर हैं चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुंदर। सिगरेट की खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीते के टुकड़े तस्वीरें नीले पीले। कौन किसकी मानवता के लिए किसकी? दो लड़कों के बीच। तो पंत जी की युगवाणी मानवता कविता से ली गई है। युगवाणी की है वही बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर, ये युगवाणी से लिए कैसे रह सकता है कोमल मानुष कलेवर। ये कविता है तो ये कहाँ से ली गई है? युगवाणी से, पंत जी की है। और ये आया तो जल्दी से टीले के नीचे उतर कर है चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुंदर। सिगरेट के खाली डिब्बे पानी चमकीले, फीते के टुकड़े तस्वीरें नीले पीले। किंतु नर क्षेत्र के भीतर पंत जी दृष्टि इतनी नहीं बढ़ गई कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। युगवाणी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पंथ के चारों ओर पड़ने वाले प्रकृति के साधारण छोटी सी छोटी बातों को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चिन्हगी चींटी का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्राण हमें दो मित्र में मिलता है, जहाँ उसे एक टीले पर पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है। अक्षय चिन्हगी चींटी के कल्पनापूर्ण वर्णन में देखिए पंत जी का। उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिले, मित्रों से है खड़े मौन मनोहर दोनों पादप, सह वर्षा तप हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़ तर। शहद चाटने वाले और गुलाब की रूह सूंघने वाले के चाहे
इसमें कुछ ना मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। झंझा में नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति है। पंत जी की छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंद रोमांटिज्म की ओर बढ़ते देखे हमें अवश्य संतोष होता है। तो स्वच्छंद इंग्लिश में रोमांटिज्म। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे श्री सुकांत त्रिपाठी निराला। तो आप तैयार हो जाइएगा सुनने के लिए। जैसा कि हमने आज निराला जी को ख़त्म कर लिया हिंदी साहित्य के इतिहास में। नमस्कार। तो आप मेरे वीडियो को सुनकर जो फ्री है लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिए और आगे अपनी परीक्षा में लाभ उठाइए। पीजीटी, टीजीटी अन्य परीक्षाओं में इसमें से पूछा जाता है।